कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज अपन जीएसटी एलडीआर डिस्कशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई एक तरीके से देखा जाए तो हर अटेम्प्ट में 4 से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इवन एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन दिख जाते हैं। तो ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और मज़े की बात यह है कि ये चैप्टर ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाले कैटेगरी में भी नहीं है कि मतलब ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल की मतलब टाइम ऑफ सप्लाई को कैसे किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई को। देखिए 20 से 25 मिनट अपन टारगेट रखते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई को स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट आपका रिकॉल करते हैं। ठीक है, जैसे सेक्शन 12 के हिसाब से गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई अंडर फॉरवर्ड चार्ज, इसमें आपको देखना है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर। यहाँ खेला अगर है तो लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस को समझने का खेला है। ओके, अब लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस सेक्शन 31 के हिसाब से डिटरमाइन करते हैं। जैसे किसी गुड्स में मूवमेंट्स है, मतलब आप देखो ना कि ये जैसे पेन हो गई, आप इसको यहाँ से उठाकर कहीं और भेज सकते हो, कहीं और से कहीं और, तो मतलब इसमें मूवमेंट है। तो जिस भी गुड्स में मूवमेंट होता है उसका इनवॉइस या तो आप बिफोर कर दो, जैसे फॉर एग्जांपल इसको 5 जुलाई को हमको कहीं पे मूव कराना है, मतलब कहीं पे ट्रांसफ़र करना है इसको, तो आप 5 जुलाई से पहले कभी भी आप इनवॉइस इश्यू कर दो और लेटेस्ट आप 5 जुलाई को जब ये रिमूव कर रहे होंगे उस टाइम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो वही लिखा है इनवॉइस इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, या तो गुड्स के रिमूवल से पहले कर दो या एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। तो ये लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस मूवमेंट्स ऑफ गुड्स के केस में ऐसे होता है। जैसे 5 जुलाई, ठीक ना, आप इससे बिफोर कर दो या इस टाइम जब आप मूवमेंट कर रहे थे गुड्स का उस टाइम तो करना ही करना है। अब देखिए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में क्या होता है। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब जहाँ पे कंटिन्यूअस सप्लाई होना है, जैसे आप पाइपलाइन से गैस जो आज घर घर में सप्लाई हो रही है वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में, तो वैसे केस में स्टेटमेंट आता है मंथली, क्वार्टरली और पेमेंट दोनों में जो अर्लियर होगा वो लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस होगा। एक कभी कभी क्या होता है कि गुड्स को हम लोग भेजते हैं अप्रूवल बेसिस पे, मतलब पहले हम गुड्स भेज देते हैं। जैसे आप गांव देहात में जनरली ये चीज़ हमने बचपन में देखा कि जब फेरी वाला आता है साड़ी वाड़ी बेचने के लिए तो घर की पतोह घर के बाहर नहीं निकलती, वो आंगन में ही रहती है, लेकिन साड़ी तो पतोह के लिए लेना है तो दरवाजे से 5-7 साड़ी जो है अंदर भेजा जाता है। अब उसमें से कोई एक ही साड़ी का अप्रूवल होना है, तो मतलब 5 साड़ी तो अंदर गया, अब उसमें से एक अप्रूव होके आ गया कि नहीं मम्मी जी यही वाला पसंद है, तो ये साड़ी खरीदा जाता है। तो वहीं बोला कि अगर आप अप्रूवल बेसिस वाला सेल कर रहे हैं तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई या 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो ये लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस था। ओके, सेक्शन 13 सर्विस के केस में है। फॉरवर्ड चार्ज में बोला कि अगर इनवॉइस विद इन टाइम आप इशू कर देते हैं तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट दोनों में जो अर्लियर होगा। ओके, अगर विद इन टाइम आप इनवॉइस इशू नहीं कर रहे हैं तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अब पेमेंट में आपको क्या लेना है, जो क्रेडिट इन बैंक अकाउंट और एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। जैसे बैंक में क्रेडिट हुआ 5 जनवरी को, ओके, और आप बुक में एंट्री किए 3 जनवरी को, तो दोनों में अर्लियर क्या है 3 जनवरी, तो हम डेट ऑफ पेमेंट क्या लेंगे यहाँ पे 3 जनवरी। ओके, अब यहाँ भी टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर सेक्शन 31 के हिसाब से यहाँ पे इनवॉइस इशू करने का टाइम लिमिट क्या दे रखा है, तो बोला ऑन और बिफोर द प्रोविजन ऑफ सर्विस या विद इन 30 डेज सर्विस आप दे चुके
उसके विद इन 30 डेज का बात बोल रहा है, और 45 डेज आपको बैंकिंग केस में लेना है, एनबीएफसी के केस में लेना है। जैसे आप 5 जनवरी को सर्विस दिए तो आगे 30 दिन तक एटलीस्ट अगर आप इनवॉइस इशू कर दे रहे हैं तो इसको हम विद इन टाइम मानेंगे। ठीक है। अब कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होता है? जैसे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं जिसमें 3 मंथ्स या ग्रेटर देन 3 मंथ्स आप कंटिन्यूअस सप्लाई करने वाले हो, तो वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के डिफिनीशन में आता है। अब वैसे केस में जैसे हम बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, तो ये 1 महीने 2 महीने का काम नहीं होता बिल्डिंग बनाना, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ा करना, सालों साल लग जाते हैं। तो ये कहाँ आएंगे, ये बिल्डिंग, ये जो कंट्रैक्टर का जो सप्लाई का जो सर्विस है कहाँ आएगा? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा। तो यहाँ पे आपको अगर ड्यू डेट पता है तो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, अगर वो पता नहीं है भाई साहब तो बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर और सर्विस रिसीव द पेमेंट, जब आप अपने पॉकेट में रिसीव करोगे। इवेंट के केस में ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट, एक पर्टिकुलर इवेंट दे देते हैं कि ये स्टेज, जैसे फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज बिल्डिंग के कंप्लीशन में, कि फर्स्ट फ्लोर तक कंप्लीट हो जाएगा, सेकेंड फ्लोर तक, थर्ड फ्लोर तक। तो एक इवेंट जो आप दिए तो ऑन और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इवेंट। ओके। अब देखिएगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, हम लोग अभी गुड्स और सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने का देखा फॉरवर्ड चार्ज में, बट वही रिवर्स चार्ज में अगर हम आए तो कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो अर्लीस्ट ऑफ द फ्लोइंग डेट, जिस दिन आप गुड्स रिसीव कर रहे हैं, डेट ऑफ पेमेंट और 31st डेट फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस। क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा, तीनों में जो अर्लियर होगा। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। ओके। अब इसमें बोला कि ऊपर में हम लोग 3 चीज देख रहे थे, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट और 31st डेट फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। अब यहाँ तो ये सर्विस है तो ये पहला वाला पॉइंट तो यहाँ होगा नहीं। ओके। 2 पॉइंट नीचे के हैं, जैसे यहाँ भी डेट ऑफ पेमेंट है, यहाँ 31st डे है, बट यहाँ क्या है 61st डे। अब यहाँ 61st डे ही क्यों है? तो इसका एक लॉजिक है कि ऊपर वाला याद है 31st डे, और वहाँ पे हम लोग मैक्सिमम 30 दिन दिए हुए थे प्रोविजन ऑफ सर्विस के विद इन 30 डेज तक भी अगर आप इनवॉइस इशू कर रहे हैं तो 31 31st डे, इसीलिए यहाँ 31st डे का लॉजिक है। ठीक है। तो रिवर्स चार्ज सर्विस के केस में आप कैसे निकालेंगे टाइम ऑफ सप्लाई? अर्लियर ऑफ द फ्लोइंग डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। ओके। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं। ओके। क्वेश्चन के सहारे समझते चलते हैं। तो देखिए ये एलडीआर डिस्कशन ना दोस्तों सही में एक तरीके का एक फास्ट ट्रैक बैच ही है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 200 यूनिक क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, लगे हाथ कंसेप्ट को भी रिकॉल कराया जा रहा है। क्वेश्चन में जहाँ जहाँ जो भी कंसेप्ट आ रहे हैं बिना टच किए उसको आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अब जैसे देखिए पहला क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जो चीज़ें, मान लो यार दोस्त हम एक भोज में गए और वहाँ पे 17-18 आइटम है खाने को, लेकिन मुझे 2-3 आइटम ही पसंद है खाने के लिए, तो हम क्यों 14 आइटम, जो 15 आइटम है, 18 आइटम है जिसमें हमको 3 आइटम खूब अच्छे से मन करता है खाने का, तो हम 15 आइटम पे क्यों ध्यान देंगे? हम उसी 3 आइटम को फोकस करेंगे। ठीक वहीं यहाँ पे आपको देने के लिए 14 एलिमेंट है, लेकिन सारे के सारे टच नहीं होने वाले। क्वेश्चन को पढ़िए, बोला कि 2 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए फॉरवर्ड चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई बताना है, प्रोडक्ट बी का आरसीए में टाइम ऑफ सप्लाई बताना है। चलिए, तो हम लोगों को पता है गुड्स के केस में हम लोग क्या देखते हैं, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो चलिए प्रोडक्ट ए का देखिए, प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर्ड एंड रिमूव, मतलब 5 मार्च को प्रोडक्ट ए का रिमूवल होना है। ठीक है। और ये इनवॉइस इशू कर दिए 4 मार्च, बिल्कुल बढ़िया बात है। थोड़ा सा कलर चेंज किया जाए, देखिए 5 मार्च और इनवॉइस इशू किया बिफोर, तो 5 मार्च और 4 मार्च दोनों में अर्लियर कौन है 4, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा 4। देखिए टाइम ऑफ सप्लाई प्रोडक्ट ए का क्या हो जाएगा 4। अब आपको बताइए प्रोडक्ट ए से रिलेटेड और सारा चीज देखने का जरूरत था क्या? नहीं, क्योंकि आप प्रोविजन में ही अभी जस्ट पढ़ के आए हैं कि
डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस, दोनों में जो अर्लियर हो तो वो टाइम ऑफ सप्लाई। अब देखिए प्रोडक्ट बी में हमको तीन चीज देखना है। तीन चीज क्या क्या देखना है? तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट और 31st डे। तो 11 मार्च को देखिए अब यहाँ पे क्या है, इनवॉइस इशू किया गया सप्लायर के द्वारा। तो जब 11 मार्च में हम 31st डे जोड़ेंगे ना तो क्या आएगा, 11 अप्रैल आएगा। ओके, 11 अप्रैल कर दिए। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स का प्रोडक्ट बी का दिया हुआ है, देखिए कहाँ पे, रिसिप्ट ऑफ प्रोडक्ट बी 23 मार्च, 23 मार्च। डेट ऑफ पेमेंट दिया हुआ 17 फरवरी। अब बताइए 23 मार्च, 17 फरवरी और 11 अप्रैल, तीनों में अर्लियर क्या है, फरवरी। ये हो गया टाइम ऑफ सप्लाई। बैलेंस पेमेंट के लिए देखिए, ये तो 11 अप्रैल, डेट ऑफ पेमेंट 1 अप्रैल था, और डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स क्या है, 23 मार्च। तो ये अर्लियर हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई का होगा 23 मार्च। ओके, ये बैलेंस पेमेंट जो 1 अप्रैल दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में देखने में बस बड़ा क्वेश्चन था, बस कंसेप्ट को पकड़ना है और कंसेप्ट में जितना जितना एलिमेंट बोला हमको बस उतना ही पे फोकस रखना है। बाकी क्वेश्चन में क्या कथा कहानी लिखा है, क्या स्टोरी टेलिंग है, हमको कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन का हम नीचे करक्स जानेंगे कि क्वेश्चन जानना क्या चाह रहा था और उसमें क्या संदर्भ था। जैसे आरसीएम के केस में हम लोग तीन चीज देखते हैं, तीन चीज ऊपर दिमाग में रिकॉल कर लिए। फॉरवर्ड चार्ज के केस में हम लोग को दो चीज देखना है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। ओके, तो कहानी यहाँ पे खत्म है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग समझे, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन था दोस्त, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट के आधार पे क्वेश्चन बहुत आसान है करना। अब आइए, अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं सेकंड। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके बने रहिए, आपको टिल लास्ट डे तक आपको सपोर्ट मिलेगा। और मैं एक प्रॉपर जीएसटी डाउट सॉल्विंग का व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करने वाला हूँ, तो जल्द जल्द से जल्द, और वहाँ पे आप अपना डाउट छोड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपका डाउट ले लूँगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, चिकू ट्रेडर्स इज रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ प्लास्टिक गुड्स। भाई ये भी क्लियर होना है क्वेश्चन पढ़ने के लिए कि गुड्स की बात कर रहा है कि सर्विस, क्योंकि गुड्स में हमको सेक्शन 12 अप्लाई करना है और सर्विस में मुझे सेक्शन 13 अप्लाई करना है। तो पहला तो क्लियर हो गया गुड्स, क्वेश्चन पढ़ने का एक टेक्निक। देखिए कंसाइनमेंट रेडी था 15 अप्रैल को, भैया ये लाइन ना फंसाने के लिए दिया गया था, नहीं बोला कि दाना दाना डालेगी कबूतर आएगा, दाना चुनेगी या फंस जाएगी, वो वाला कहानी है। यहाँ 15 अप्रैल से हमको कोई लेना देना नहीं है। अब आगे देखिए, द इनवॉइस फॉर कंसाइनमेंट वाज इशूड नेक्स्ट डे, 16 अप्रैल को कंसाइनमेंट क्या हुआ, इनवॉइस इशू कर दिए उस कंसाइनमेंट का, और वो कंसाइनमेंट ट्रेडर्स जो है चिको ट्रेडर्स 25 अप्रैल को जाके वहाँ से गोडाउन से ले लिया, कलेक्ट कर लिया। अब बताइए डेट ऑफ इश्यू, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या बन रहा है, 25, लेकिन हम तो 16 अप्रैल को ही कर दिए, तो अर्लियर क्या है 16 अप्रैल, और यही मेरा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। देखिए 16 अप्रैल इज द टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब आपको एज इट इज ये एक बार याद कर लेना है प्रोविजन की, ऐसे ऐसे चलना है। और गुड्स के केस में हमको एडवांस पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है, एक सर्कुलर आया था उसको अपने लैंग्वेज में कोट कर लेना। बस सेकंड पैराग्राफ में क्वेश्चन को लिंक करके टाइम ऑफ सप्लाई बता देना, तो सेकंड भी डन। अब आइए थर्ड क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेशन so that days of cartoon of capi capacitors were dispatched on 2nd August but no invoice was raised। ठीक है, कोई इनवॉइस रेज नहीं है, क्या टाइम ऑफ सप्लाई होगा उस 150 कार्टून का, भैया कोई मतलब इनवॉइस आप इशू ही नहीं किए हैं। तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, गुड्स के केस में क्या हम देखते हैं, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस तो है ही नहीं, तो लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ना टाइम ऑफ सप्लाई होगा। और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होगा, 2 अगस्त, जब आप उसको डिस्पैच कर रहे हैं, मतलब जब आप उसको रिमूव कर रहे हैं, तो रिमूवल से बिफोर मतलब क्या 2 अगस्त, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा 2 अगस्त। ओके, क्वेश्चन 4। ओके, क्वेश्चन 4 को हम लोग देखते हैं क्या है,
ए मशीन है टू बी सप्लाइड एट साइट, ठीक है, बहुत सारा डेट दे रखा है। अब आपको बताना है टाइम ऑफ सप्लाई बताना है, क्या सप्लाई की है मशीन, गुड्स के केस में आएगा। और गुड्स के केस में हम क्या देखते हैं, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या है 23 अक्टूबर, लेकिन मशीन असेंबल कब हो गया, एक्सेप्टेड बाई बायर कब हो गया 20 अक्टूबर। तो भैया टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा 20 अक्टूबर इंटायर अमाउंट के लिए। अर्लियर क्या 20, दोनों में अर्लियर क्या है 20, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा 20 अक्टूबर। कुछ नहीं है भैया, बस प्रोविजन याद है, क्वेश्चन को प्रोविजन से लिंक करना है, और सेकंड पर अगर आपने क्वेश्चन को प्रोविजन से लिंक करके आपको एक लाइन का कंक्लूजन दे देना, ये टाइम ऑफ सप्लाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। 4 मई को सप्लायर इनवाइस किया और 31 डे हमको देखना है सप्लाई इनवाइस है, तो ये जून 3 है 30 दिन, तो 31 दिन देखेंगे तो कितना हो जाएगा जून 4, ओके। अब आपको बताइए रिसीव किए गुड्स हम कब जून 12, तो जून 4 जून 12, और पेमेंट कब हुआ जुलाई 23, ठीक है। तो अगर हम जून 4 जून 12 जुलाई 23 में अर्लियर देखें तो क्या है जून 4, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा जून 4। आरसीएम वाला प्रोविजन चेक कर लिया। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू में भी फ्रेम हो जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये वीवीआईवी है और आरसीएम का कंसेप्ट गुड्स के केस में अगर रिकॉल करना तो ये क्वेश्चन अपने आप में मतलब मास्टरमाइंड क्वेश्चन है कि पूरा का पूरा कंसेप्ट। अब देखो ना इसमें 6 पॉइंट है, मतलब आपको 6 बार उस कंसेप्ट को रिकॉल करना है, मतलब ये क्वेश्चन बनाते बनाते ये कंसेप्ट आपके ब्लड में इंजेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्या देखते हैं आरसीएम के केस में, अगर हमको टाइम ऑफ सप्लाई बताना है तो चलिए क्वेश्चन में ही आंसर करते हैं। हम लोग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स देखते हैं, ठीक है ना, डेट ऑफ पेमेंट देखते हैं, और 31 डे देखते हैं सप्लायर जब इनवाइस किया उसके में 31 डे जोड़ के देखते हैं। तो जून 29 में अगर 31 डे जोड़ेंगे तो क्या आएगा जुलाई 30, मतलब जून का एक दिन, क्योंकि 30 दिन का जून होता है, और उधर 30 जुलाई, तो 31 दिन हो गया, तो ये जुलाई 30, सेम जुलाई 30, जून 1 में जोड़ेंगे तो जुलाई 2, सेम जुलाई 30। अब देखिए जुलाई 1, अगस्त 10 और जुलाई 30 में अर्लियर क्या है जुलाई 1, ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। आप यहीं पे एक बना सकते हैं, यहाँ पे एक खाका टाइम ऑफ सप्लाई का और लिखते चले जाएंगे टाइम ऑफ सप्लाई, तो जुलाई 1। अब आप बताइए यहाँ पे जून 25, जुलाई 30 और जुलाई 1 में अर्लियर क्या है जून 25, ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। यहाँ देखिए जुलाई 1 जून 30 और जुलाई 30, अर्लियर क्या है जून 30, ये टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। यहाँ देखिए जुलाई 5, अब यहाँ पे 2 डेट ऑफ पेमेंट है, बुक्स में इंटर किए जून 28 को और रिसिपिएंट का अकाउंट डेबिट हुआ जून 30 को, तो हम डेट ऑफ पेमेंट अर्लियर लेंगे जून 28 जून 30 में हम डेट ऑफ पेमेंट क्या मानेंगे जून 28, तो जुलाई 5 जून 28 और जुलाई 2 में अर्लियर क्या है जून 28, ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। ठीक वैसे ही जुलाई 1 जून 26 और जुलाई 30 में अर्लियर क्या है जून 26, ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। अगस्त 1 अगस्त 10 और जुलाई 30 में अर्लियर क्या है जुलाई 30, ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। और देखिए यही टाइम ऑफ सप्लाई खत्म। हाँ, इस क्वेश्चन के प्रेजेंटेशन में एक प्रॉब्लम आपको बताते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे यहाँ टेस्ट सीरीज भी चलता है, तो हम लोग कॉपी जब देखते हैं तो पता चलता है कि एक एक प्रोविजन को वो लोग एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि हम इस तीनों में अर्लियर देखेंगे। भाई साहब क्वेश्चन के ऊपर जब क्वेश्चन का आंसर शुरू कर रहे हैं तो ऊपर में ही एक पैराग्राफ अपना प्रोविजन कोट कर दो, एक्सप्लेन कर दो कि हमको ये तीनों में अर्लियर देखना है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट और 31 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। बाकी हर बार आपको हर पॉइंट के लिए एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, ऊपर में एक बार एक्सप्लेन किए और ऐसे खाका बनाए और टाइम ऑफ सप्लाई बताते चले गए, आपका टाइम भी बचेगा और 6 मार्क्स का क्वेश्चन 6 मार्क्स ले लीजिए। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है इसको 2-3 पेज तक बिना काम का एकदम गथे जा रहे हैं कथा कहानी और नंबर मिलना है 6।
उससे ज़्यादा तो मिलना नहीं है और टाइम लग गया। ठीक है, तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई। देखिएगा 8 सितंबर को हवल बुक हुआ और एडवांस पेमेंट हुआ, बुक्स में रिकॉर्डिंग हो गया, लेकिन एडवांस क्रेडिट कब हुआ? 10 को। तो 8 और 10 में अर्लियर क्या होगा? 8। तो हम डेट ऑफ पेमेंट एडवांस के केस में क्या मानेंगे? डेट ऑफ पेमेंट 8 सितंबर। अब देखिएगा 2 नवंबर को मैरिज हुआ कम्युनिटी हॉल में, मतलब उस दिन प्रोविजन हो गया इसका कि शादी हो चुका 2 नवंबर को। तो हम 30 दिन जोड़ेंगे तो दिसंबर में 2 तारीख के आसपास जाएगा, ये तो 18 दिसंबर है, मतलब इनवॉइस जो है विद इन टाइम इशू नहीं हुआ। इनवॉइस जो है विद इन टाइम इशू नहीं हुआ है। सर्विस का केस में हम लोग पढ़े थे ना कि 30 डेट विद इन प्रोविजन से, लेकिन ये तो हुआ नहीं, 18 दिसंबर 30 दिन से कहीं ज़्यादा बियॉन्ड है। तो ये डेट जो है विद इन, मतलब आपको इनवॉइस इशूड नहीं हुआ, मतलब इनवॉइस अगर विद इन टाइम इशू नहीं होता तो हम टाइम ऑफ कैसे निकालते हैं? डेट ऑफ प्रोविजन और डेट ऑफ पेमेंट। अगर विद इन टाइम हो गया रहता तो यहाँ प्रोविजन की जगह इनवॉइस आ जाता, लेकिन ये विद इन टाइम तो हुआ नहीं, तो डेट ऑफ प्रोविजन और डेट ऑफ पेमेंट। तो अब बताओ ना भैया, डेट ऑफ प्रोविजन क्या है? 2 नवंबर। और डेट ऑफ पेमेंट क्या है? 22 दिसंबर। तो 2 नवंबर और 22 दिसंबर में अर्लियर क्या है? 2 नवंबर। अब देखिए टाइम ऑफ सप्लाई 2 नवंबर। अब 8 सितंबर भी टाइम ऑफ सप्लाई है, तो आप बताइए 2 नवंबर और 8 सितंबर में अर्लियर कौन है? तो 8 सितंबर। एडवांस के लिए टाइम ऑफ सप्लाई 8 सितंबर और बैलेंस के लिए टाइम ऑफ सप्लाई 2 नवंबर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट इसको भी कई दफ़ा चेक कर रहा है। ठीक है, एग्जाम में। अब आइए, रेणुदूत लिमिटेड इंटर्स इन कॉन्ट्रैक्ट 2 जुलाई फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। कहीं 3 महीना से कहीं ज़्यादा है 2 ईयर, मतलब आप समझ रहे हैं क्या हुआ है? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के डिफिनेशन में आ गया। तो पहले तो इसका आंसर करने के लिए आपको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस को डिफाइन करना होगा, ये 3-4 लाइन में, कि ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया। देन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया तो हम सेक्शन 13 के हिसाब से इसका टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे। और सेक्शन 13 के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई क्या था कि अगर विद इन आप इश्यू करो इनवॉइस विद इन टाइम, तो डेट ऑफ इश्यू इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो अगर विद इन टाइम इनवॉइस इशू नहीं है तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे 2 जुलाई को स्टेज है, वेरियस इनिशियल बुकिंग है, और उसी दिन आप इनवॉइस इशू कर दिए, उसी दिन पेमेंट भी था। तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, क्योंकि विद इन टाइम है इनवॉइस इशू, तो दोनों में अर्लियर, यहाँ तो सेम है, तो 2 जुलाई टाइम ऑफ सप्लाई हुआ। ओके, 15 लाख के लिए 50% कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि ये इवेंट से लिंक है, तो हम लोग कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, और वहाँ पे सेक्शन 31 के हिसाब से हम लोग बताए थे कि लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होता है। चलिए एक बार आपको यहाँ पे दिखाते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप नहीं समझिएगा तो दिक्कत होती है और बहुत कन्फ्यूजन आते रहते हैं। टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में भी, मेंटरशिप में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये प्रॉब्लम इस क्वेश्चन को लेके भेजते रहते हैं कि ये कैसे होगा। तो हालांकि बस समझ का फेर है, समझने के बाद फिर वो चीज़ें आपको भी आसान लगेंगी कि नहीं ये तो ऐसे सोचना है, ऐसे देखना है इसको। कहाँ गया? 1 मिनट दोस्त, 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पे होगा। पीडीएफ में बीच बीच में ब्लैंक पेज रखे हैं ताकि आप लोगों को समझाने में चाहे कोई अलग से भी पीडीएफ मर्ज ना करना पड़े। देखिए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में अगर कोई चीज़ इवेंट से लिंक है ना, तो हमको इनवॉइस इशू करने के लिए ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट, जिस दिन इवेंट कंप्लीट हो रहा है उससे पहले या उस टाइम तक भी आप इनवॉइस इशू कर देंगे तो हम विद इन टाइम मानेंगे। अब देखिए इसी पॉइंट पे यहाँ एक क्वेश्चन बनाइए, पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी पॉइंट पे है। देखिए 50% बिल्डिंग कंप्लीट कब हुआ? 15 मार्च को। ओके, लेकिन आप इनवॉइस कब कर रहे हैं? 22 मार्च को। भैया 15 मार्च से पहले या 15 मार्च तक कर देना था इनवॉइस इशू, तभी विद इन टाइम मानते हैं। इवेंट से लिंक है ना ये, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट, अभी जस्ट पर है ना। तो 15 मार्च तक आपको इनवॉइस इशू करना था तो हम विद इन टाइम मानते। कोई बात नहीं, आप बाद में करें। तो हम अब टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे?
डेट ऑफ प्रोविजन और डेट ऑफ पेमेंट, दोनों में अर्लियर कौन है? 15 मार्च, और 29 मार्च में अर्लियर कौन है? 15 मार्च। ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। अब जैसे 75% बिल्डिंग कंप्लीट हुआ 20 जून को, ओके ना, लेकिन आप इनवॉइस इशू कब कर रहे हैं? 24 जुलाई को। भाई साहब 20 जून तक करते तो हम विद इन टाइम मानते, लेकिन आप तो 20 जून के बाद चले गए, 24 जुलाई में चले गए आप। तो अब यहाँ भी हम कैसे देखेंगे डेट ऑफ प्रोविजन और डेट ऑफ पेमेंट? तो 20 जून और 23 जुलाई में अर्लियर कौन है? 20 जून। ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। अब यहाँ पे देखिए 30/9 को बिल्डिंग 100% कंप्लीट हो गया, लेकिन आप 30/9 को इनवॉइस इशू कर दिए, मतलब विद इन टाइम है। 30/9 तक भी कर देंगे तो विद इन टाइम आनेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर। तो 30/9 और 20/9 में अर्लियर क्या है? 20/9। ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई खत्म। क्वेश्चन नंबर 8, ओह खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है। तो ये चीजें आप देख रहे हैं, मतलब कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो चीजें बिल्कुल आसान है। इसके लिए मतलब आपको कोई ज्यादा मतलब मेहनत करने का जरूरत नहीं है, ज्यादा मशक्कत करने का जरूरत नहीं है। कंसेप्ट को बस लिंक करिए। एक छोटा सा पॉइंट से आपको पकड़ा, सेक्शन 31 इवेंट से लिंक, कब हम लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस मानते हैं? तो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट, इससे रिलेटेड था। अब इसमें कंफ्यूजन क्या आता है वही बताते हैं। एज ए स्टूडेंट इसमें क्या कंफ्यूजन आएगा? तो इसमें कंफ्यूजन क्या आता है आपको मैं बता दूं, कि इसको लोग तो पहले इवेंट से लिंक, इवेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन में, लेकिन वो बोलते हैं कि इनवॉइस विद इन टाइम प्लस 30 दिन जोड़ देते हैं। 30 दिन जोड़ना है अदर केस में, अदर देन कंटिन्यूअस अप्लाई ऑफ सर्विस के केस में। कंटिन्यूअस अप्लाई ऑफ सर्विस में लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस वो अलग बता रखा है, तो हम उसके हिसाब से चलेंगे। इवेंट के केस में उन्होंने बताया है कि हम विद इन टाइम तभी मानेंगे जब आप ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ इवेंट आप इनवॉइस इशू करेंगे, इसलिए ऐसा है। और हम लोग जनरल बोलचाल के भाषा में 30 दिन कैलकुलेट करके चलते रहते हैं, तो वो कंटिन्यूअस के लिए नहीं है, वो अदर देन कंटिन्यूअस के लिए था। ये प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन में। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, लेयर का केस है, यहाँ नोट में भी दे दिया टैक्सेबल रिवर्स चार्ज बेसिस पे। भाई साहब हम लोग पढ़े रिवर्स चार्ज के केस में डेट ऑफ पेमेंट देखेंगे और 61st डेट देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में डेट ऑफ पेमेंट दिया हुआ है 3 नवंबर, और आपको 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस, इनवाइस इशू किए हैं 17 फरवरी को। 17 फरवरी में अगर हम 61st डे जोड़े ना तो क्या आएगा? 19 अप्रैल। अब आप ही बताओ ना, 3 नवंबर और 19 अप्रैल में अर्लियर क्या है? 19 अप्रैल ना। तो ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई हुआ ना, ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई हुआ ना। अब देखिए क्वेश्चन 10, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा, आंखों का तारा, बहुत प्यारा, बहुत दुलारा होना, मतलब इंस्टीट्यूट की आंखों का तारा है। क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन टाइम टेकिंग भी हो जाता है कि दो दो प्रोविजन एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि गुड्स के केस में भी निकाल कर टाइम ऑफ सप्लाई बताओ और सर्विस के केस में भी। जैसे सप्लाई ऑफ फैब्रिक्स, तो ये गुड्स हुआ। जॉब वर्क कहाँ आता है? सर्विस में आता है। अब देखिए, अब आप ही सोचिए, हम गुड्स के केस में क्या पढ़े हैं, टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं? बार बार इसी चीज को हम रिकॉल कर रहे हैं, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस। तो देखिए रिमूवल कब हुआ? 10 अगस्त को। आप इनवाइस इशू कब कर रहे हैं? 15 अगस्त को। लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस क्या होता है? रिमूवल तक या रिमूवल से बिफोर। तो रिमूवल कब किए हैं? 10/8। तो आपको ये हुआ टाइम ऑफ सप्लाई। और देखिए पहला केस में टाइम ऑफ सप्लाई। अब जैसे सर्विस के केस में हम लोग क्या देखते हैं? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर। अब देखिए यहाँ पे डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस क्या है? 20/9, और डेट ऑफ पेमेंट क्या है? 25/9। ठीक है, तो 20/9 25/9 में अर्लियर क्या है? 20/9। अब देखिए डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस 20/9 है, और यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट क्या है? 12/9। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? 12/9। 12/9 मतलब एडवांस के केस में 12/9 हो जाएगा, और बैलेंस के केस में 20/9 हो जाएगा। देखिए 12/9 और बैलेंस के केस में 20/9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, जो इस एलडीआर डिस्कशन सीरीज टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, और ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सेक्शन 14 को टेस्ट किया गया है।
जहाँ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स होता है, जहाँ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स होता है। थमा, आप ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा एक सांस लीजिए, बोलिए जय श्री कृष्णा। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, मतलब ये हम आपको बस एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पर टाइम ऑफ सप्लाई निकाल के सारे क्वेश्चन का सर्जिकल ऑपरेशन करके रख देंगे। बस आप कंसेप्ट को समझिएगा, देखिएगा क्या, एक बार कंसेप्ट को रिकॉल कराते हैं। सेक्शन 14 चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, अब इसमें ना जुदाई होना जरूरी है, बेवफा सनम। ठीक है, बेवफा सनम किस में जुदाई होना जरूरी है, तो एसआईपी में, एसआईपी सप्लाई इनवॉइस पेमेंट, किससे जुदाई, तो सीआरटी से। सीआरटी मतलब शॉर्ट में चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। मतलब क्या, कि अगर 20 अगस्त को चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ, सप्लाई कब हुआ, 3 अगस्त को, तो कहीं ना कहीं इनवॉइस और पेमेंट 20 अगस्त के बाद आप इशू कर रहे हैं, तो सप्लाई देख रहे हैं पहले हो रहा है, इनवॉइस और पेमेंट बाद में हो रहा है, तो ऑलरेडी आपको सेपरेशन टाइप का दिख रहा है। अगर ये तीनों चीजें इधर होती, 3 अगस्त को ही सप्लाई, उसी दिन इनवॉइस, उसी दिन पेमेंट, तो आपको सेपरेशन दिख रहा है क्या, जुदाई नाम का कोई चीज यहाँ पे बेवफाई आ रहा है क्या। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ 20 अगस्त को, उससे पहले आप सारा क्रियाकलाप करके खत्म कर चुके हैं, तो ऐसे केस में ये सेक्शन 14 अप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 14 अप्लीकेबल होने के लिए जुदाई होना जरूरी है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स से। अब इसमें क्या देखते हैं, अगर सप्लाई कर दिए बिफोर सीआरटी, तो आपको आई और पी दोनों में जो अर्लियर होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई होता है। सप्लाई आफ्टर कर दिया सीआरटी, जैसे यहाँ पे सीआरटी हुआ 20/9 को, लेकिन सप्लाई कर रहे हैं आप 22/9 को, तो ऐसे केस में हम लेटर देखते हैं, क्या देखते हैं, विच एवर इज लेटर, इनवॉइस और पेमेंट दोनों, जो दोनों में जो बाद में हो। ठीक है, हम लेटर देखते हैं, लेकिन आई और पी दोनों का दोनों जो है सीआरटी से बिफोर हो रहा है, सप्लाई तो आफ्टर हो रहा है, लेकिन दोनों सीआरटी से बिफोर हो रहा है, तो ऐसे केस में हम अर्लियर देखते हैं। क्या देखते हैं, अर्लियर देखते हैं। और यहाँ पे ना डेट ऑफ पेमेंट का थोड़ा सा लॉजिक भी बदला हुआ है। जैसे यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट में हम एक बात आपको याद करके यहाँ पे रखना होगा, याद करके आपको चलना होगा डेट ऑफ पेमेंट के केस में, कि विद इन 4 वर्किंग डेज सीआरटी से अगर आप बैंक में क्रेडिट हो जाता है पैसा विद इन 4 वर्किंग डेज, तो हम अभी तक जो पढ़ते आए हैं डेट ऑफ बुक एंट्री और डेट ऑफ पेमेंट विद इन 4 वर्किंग डेज। देखिए एक चीज़ बताते हैं, यहाँ पे थोड़ा नीचे आ गया, स्कैनिंग में ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम आपको थोड़ा सा ये ऊपर में बताते हैं। यहाँ पे पेमेंट का क्या लोचा है, अगर सीआरटी डेट से 4 दिन के भीतर में आप बैंक में क्रेडिट कर देते हैं, तो अभी तक जो आप पढ़ के आ रहे थे डेट ऑफ क्रेडिट और डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट दोनों में जो अर्लियर है। लेकिन अगर आफ्टर 4 वर्किंग डेज होता है, तो जिस दिन बैंक में क्रेडिट होगा वही डेट ऑफ पेमेंट होगा। ठीक है, ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, उसमें पूरा होगा, थोड़ा सा भी स्कैनिंग में कट कर गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब डिस्कस करते हैं। कंसेप्ट समझ गए, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, सीधा एक ड्राइंग लाइन खींचना है, और ड्राइंग लाइन में सबसे पहले सीआरटी को बैठाना है। मतलब पूरे क्वेश्चन में पढ़ के आपको देखना है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स किस डेट को हो रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हो रहा है कब, 16 अगस्त को, तो हमने ड्राइंग में पहले 16 अगस्त बैठा लिया। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिएगा 10 अगस्त को सप्लाई हुआ। ठीक है, उसके बाद द प्रोविजन ऑफ सर्विस वॉज कंप्लीटेड ऑन 10 अगस्त एंड द पेमेंट वॉज इंटर्ड इन द बुक्स 11/8। देखिए तो दोनों में अर्लियर क्या हो जाएगा, पेमेंट हम 10/8 लेके चलेंगे। 10 आप बुक में एंट्री किए और 11/8 को क्रेडिट हुआ। ठीक है, तो दोनों में अर्लियर क्या है, 10, तो हमारा डेट ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, तो पेमेंट का डेट 10 हो गया। 16 अगस्त को तो भाई साहब चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हो रहा है, 5% से 12% हो गया। ठीक है, पेमेंट क्रेडिट हो रहा है 17 अगस्त को, यानी देख रहे हैं 16 को, तो 16 में 4 दिन दौड़ेंगे तो 4 वर्किंग डेज लेना है, तो 17 तो जस्ट एक दिन बाद है, तो मतलब हम दोनों में अर्लियर चेक करेंगे 10 और 11, तो 10 मेरा डेट ऑफ पेमेंट हो गया। मतलब यहाँ पे चेंज इन रेट ऑफ टैक्स में पेमेंट ऐसे देखते हैं, 4 दिन वाला एक बार कट ऑफ देखना है आपको। ओके, तो डेट ऑफ पेमेंट हो गया, 16 को चेंज हुआ। ठीक है, अब आइए
यहाँ पे आपको बोला और इनवॉइस इशू हुआ 23 अगस्त को। चलिए ड्राइंग कर लेते हैं। 10 को सप्लाई, ठीक है, और 16 को चेंज, 23 अगस्त को इनवॉइस इशू हुआ, ठीक है। एक मिनट दोस्त, 10 अगस्त को प्रोविजन ऑफ सर्विस हुआ एंड पेमेंट रिसीव्ड वाज इंटर्ड इन द बुक्स। हाँ, पेमेंट, सॉरी, ये सप्लाई का डेट था और ये पेमेंट का डेट था। ओके, तो अब यहाँ पे देखिएगा, सप्लाई किए 10 अगस्त को, पेमेंट हुआ 11 अगस्त को, और इनवॉइस इशू हुआ 23 अगस्त को। आई और पी विच एवर इज अर्लियर, क्योंकि सप्लाई बिफोर सीआरटी में हम आई और पी विच एवर इज अर्लियर लेते हैं। तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई क्या हुआ, 11 अगस्त। तो जब मेरा टाइम ऑफ सप्लाई 11 अगस्त हुआ, जब मेरा टाइम ऑफ सप्लाई 11 अगस्त हुआ, तो हम ओल्ड रेट में आएंगे कि न्यू रेट में आएंगे? ओल्ड रेट में आएंगे, क्योंकि न्यू रेट वाला कंसेप्ट कब से आ रहा है, 16 अगस्त से आ रहा है। तो हम 5% वाले में ही रहेंगे। और देखिए इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करने से वहीं 11-17 चेंज इन रेट ऑफ टैक्स में हम डेट ऑफ पेमेंट से प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। ये 4 वर्किंग डेज वाला बात बताते हैं। तो 11 और 17 में अर्लियर क्या है, 11, तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई का जो डेट ऑफ पेमेंट हुआ कितना हुआ, 11/8 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको लिंक करेंगे कि आई और पी दोनों में अर्लियर देखेंगे, तो 11/8 मेरा टाइम ऑफ सप्लाई हुआ। जब 11/8 टाइम ऑफ सप्लाई हुआ तो हमारा जीएसटी एप्लीकेबिलिटी कितना होगा, 5% होगा। इस क्वेश्चन में एक और बात पूछा गया है सेकंड करके, क्या पूछा गया वो देखिए। इफ द पेमेंट वॉज क्रेडिटेड इन 14/8, क्या है दिक्कत था? 16 को ना चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हो रहा है, कब हो रहा है, 16 को हो रहा है ना। तो हमारे आंसर में कोई मतलब परिवर्तन नहीं आएगा। देखिए, रिमेनिंग द सेम, द टाइम ऑफ सप्लाई, सब चीज रिमेन द सेम, ठीक है। तो ये चेंज इन रेट ऑफ टैक्स से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन करिए ना, तो आप ऐसे ड्राइंग करिए और यहीं पे आप टाइम ऑफ सप्लाई को पहले आप निकाल लीजिए, और जैसे जैसे ग्राफ में आप सोचते गए हैं उसी को लैंग्वेज में प्रेजेंट कर लेना है। हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, प्रेजेंटेशन का प्रेजेंटेशन हो गया, और नंबर का नंबर हो गया, ठीक है। तो हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई के एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किए, और 11वें क्वेश्चन में पूरा टाइम ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट ओवरऑल आ ही गया है। तो ये आप देख रहे होंगे एलडीआर डिस्कशन सीरीज का क्या मतलब बेनिफिट है, अब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि सब एक से एक क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन आपको रिकॉल होते चल रहे हैं विद इन 25 मिनट 30 मिनट। मतलब हमारे वीडियो का लेंथ मतलब मैक्सिमम 40 मिनट हम टारगेट लेके चलते हैं कि 40 मिनट से ऊपर कोई भी वीडियो नहीं जाए, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई रिकॉर्ड करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप बने रहिए, और जहाँ आपको लगता है कि नहीं हम कुछ तो हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज़ यार आप लोग कमेंट वमेंट करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।